नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आप सभी ने आज सुबह यानी कि 4 जून की सुबह से अपने अपने टीवी चैनल्स पर, अपने अपने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां सुनी होंगी। और जिस तरह से पिछले 2-3 एपिसोड से मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी है, मैं बार बार आप लोगों से कहता था कि ये जो टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल आ रहे हैं इसका कोई मायने नहीं है। ये निश्चित तौर पर जो वास्तविक रिजल्ट आएगा इससे कहीं इतर आएगा। न तो कोई 400 के पार जा रहा है, न कोई 400 छूने जा रहा है। ये पहली बार मतलब बहुत दिनों के बाद अगर आप कहें तो इस देश में पक्ष और विपक्ष के बीच में बहुत कांटे की लड़ाई चली है। ये ज़रूर है कि आज अभी की वर्तमान स्थिति में भी एनडीए गठबंधन काफ़ी आगे है, इंडिया गठबंधन भी बहुत पीछे नहीं है। ऐसे में ये हंग पार्लियामेंट की ओर परिणाम आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अभी भी कयासों का दौर जारी है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर मार्जिन कम होगी दोनों गठबंधन के बीच में तो हॉर्स ट्रेडिंग भी शुरू होगी। ये प्रक्रिया भी फिर से शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है, वहीं कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साधा जा रहा है। शरद पवार ने उनसे, स्टालिन ने उनसे बातचीत की है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चलती रही हैं कुछ दिन पहले तक, जैसा कि राजद नेता तेजस्वी ने कहा था कि 4 जून को चाचा यानी कि नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय लेंगे। ये भी अभी भी इसको लेकर के रहस्य बना हुआ है। इस बीच में आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। नीतीश कुमार भोजन पर चले गए थे। लेकिन जो परिणाम अभी तक सामने आया है उसमें अगर हम गुजरात और मध्य प्रदेश को छोड़ दें, काफ़ी हद तक दिल्ली को अगर माइनस कर दिया जाए, तो देश भर में जो स्थिति है उसमें इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ सामने उभर करके आई है। ख़ास तौर पर इसमें अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त उलटफेर हुआ है। यहाँ जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बाकायदे सत्ता पक्ष की ओर से इनके ऊपर कमेंट किए जा रहे थे कि ये दोस्ती नहीं चलने वाली है, शहजादे बताए जा रहे थे, राजकुमार बताए जा रहे थे और 2017 का उदाहरण दिया जा रहा था। लेकिन 2017 और 2024 में 7 साल का जो अंतर था, उन 7 सालों में ये दोस्ती, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती परवान चढ़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसे ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया गया है, जिसका नतीजा ये रहा कि वोट ट्रांसफ़र जो 17 में नहीं हो पाया था, वो बहुत मजबूती के साथ, बहुत शिद्दत के साथ ये वोट ट्रांसफ़र हुए हैं। जिसका नतीजा ये है कि यहाँ पर 40+ की स्थिति में इंडिया गठबंधन पहुँच चुका है। सबसे खास बात ये है कि इस बार यूपी में कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशते हुए जिस तरह से आगे बढ़ी थी, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि जो स्थिति बन रही है वो उस हिसाब से 7-8 सीटें कांग्रेस जरूर जीतेगी। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस के लिए यूपी में एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास केवल एक रायबरेली सीट थी, जबकि अब की बार रायबरेली जबरदस्त धमाके के साथ राहुल गांधी ने जीता है। वहीं अमेठी, जिसको लेकर के काफ़ी कुछ कयास लगाए जा रहे थे, बार बार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएंगी, पटकनी दे देंगी। लेकिन जिस तरह से
अमेठी और रायबरेली को लेकर के प्रियंका गांधी ने 17-18 दिन तक मेहनत की इन दोनों संसदीय क्षेत्रों को लेकर के। यहाँ ये दोनों सीट उनकी मेहनत का परिणाम रहा कि दोनों ही सीट निकल चुकी है, लगभग केवल आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। वहीं बनारस की अगर हम बात करें तो बनारस में जैसा मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि यहाँ जीत हार का अंतर बहुत घटने वाला है। तो अब तक की जो स्थिति है उसमें महज 1 से 1.5 लाख की बढ़त के साथ बढ़त बढ़ाए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और 26 चक्र की गणना हो चुकी है। यहाँ 30 चक्र की कुल गणना होनी है। ये रस्साकसी का दौर अभी जारी है। ये नहीं कहा जा सकता अभी कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि जो भी हैं बाहर के लोग समान विचारधारा वाले, उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। एनडीए की तरफ से, इंडिया की तरफ से, दोनों ही तरफ से गठबंधन को मजबूत करने की बात चल रही है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि वो अपना कुनबा बढ़ा सकती है, कुनबा बढ़ाने की भी बात चल रही है। ऐसे में ये अभी तक ये जरूर है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बीजेपी सामने आई है, लेकिन उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में क्या देखने की बात होगी कि क्या आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन के भीतर अंदर से बीजेपी के अंदर खाने से कुछ ऐसी गणित चलती है जिसमें कोई तीसरा नाम भी आ सकता है, सामने प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकता है। इन सारी कवायदों के बीच हम आपके साथ ये लेकर के परिणाम जो सामने आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, वो स्थिति पूर्वांचल में बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। पूर्वांचल में बनारस के पड़ोसी जिला चंदौली में वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री रहे, महेंद्र नाथ पांडे से आगे चल रहे हैं। बलिया में सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मिर्ज़ापुर में बहुत रस्साकसी के बाद बहुत ऊपर नीचे जाते हुए अनुप्रिया पटेल अभी थोड़ी देर पहले वो कुछ आगे हुई हैं। लेकिन ये स्थिति आप चंदो गाजीपुर से सपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी आगे बढ़े हुए हैं। यही स्थिति बलिया में अभी आपको मैंने बताया कि नीरज शेखर पीछे चल रहे हैं, वहाँ पर सनातन पांडे जीत की ओर अग्रसर बढ़े हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें, अब अगर देखिए ये वाराणसी के बारे में आपको बतावें, 26 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के नरेंद्र मोदी को 5,75,970 वोट मिले हैं, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी अजय राय को, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको 4,25,113 वोट मिले हैं। इस तरह से नरेंद्र मोदी 1,50,857 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 2019 में नरेंद्र मोदी ने जो जीत हासिल की थी वो करीब 4.25 लाख से ज़्यादा मतों से ये जीत हासिल की थी। इस बार पहला मौका होगा जब वाराणसी में ये जीत का अंतर 1.5 से 2 लाख के बीच में होगा। ये नरेंद्र मोदी के इलेक्टोरल इतिहास में पहली बार शायद होगा कि वो किसी चुनाव में प्रत्याशी बने हो और मतगणना के दौरान शुरुआती रुझानों में वो किसी चक्र में पीछे गए हों। ये इतिहास बनारस ने बनाया है, जब बनारस से अजय राय पहले शुरुआती दौर में उनसे 6,000 वोट से आगे चल रहे थे। ये बनारस के लिए, बनारस की जनता का रुख बताता है कि किस तरह से 10 साल तक यहाँ पर नरेंद्र मोदी सांसद रहे। बहुत सारे विकास कार्यों का बीजेपी की ओर से ये मान मर्दन किया जाता है, लेकिन काशी की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, खास तौर पर बीजेपी के बारे में क्या सोचती है। हाँ, आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए ये बनाया था और बताया था
कि वाराणसी में जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ के जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहाँ के विधायकों का भी कड़ा इम्तिहान होगा। और वो लिटमस टेस्ट जो चल रहा है, ये इसका आभास काफ़ी पहले ही लग गया था कि किस तरह से लोगों के अंदर नाराज़गी है। ख़ास तौर पर राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो संविधान बचाने का हो, चाहे वो लोकतंत्र बचाने का हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, गरीब महिलाओं का मुद्दा हो जिसके लिए महालक्ष्मी योजना लाई गई थी, उसका असर दिखा। इसके अलावा जो बेरोजगार युवा हैं उनको जो नौकरी की गारंटी दी गई, उसका ये असर दिखाई दे रहा है। किसान जो यहाँ पर लंबे अरसे से प्रताड़ित थे, शोषित थे, उनके लिए जो घोषणा हुई, राहुल गांधी ने यहाँ आकर के बनारस में जो घोषणा की, एमएसपी की घोषणा, कर्जा माफ़ी की घोषणा, उसके अलावा जो उनके ज़मीन अधिग्रहण का मामला है उसको लेकर के राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सरकार आने के बाद वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे, नया कानून ले आएंगे। ये सारी चीज़ें मिल करके वहीं पर अखिलेश यादव की जो सोशल इंजीनियरिंग रही है यहाँ पर इस बार, वो लाजवाब रही है। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता, ये तो पहले से मालूम है कि यूपी में समाजवादी पार्टी का संगठन कांग्रेस की तुलना में बात करें तो बहुत ही आगे है। मेन लड़ाई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही रही है। और इस बार जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती बनी, ये दोस्ती ने कमाल कर दिखाया है। यूपी के बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में भी ज़बरदस्त उलटफेर देखने को मिला है, जहां पर उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ मिलकर के कांग्रेस ने ज़बरदस्त उपलब्धि हासिल की है। जिस तरह से दिल्ली की सत्ता ने उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार के साथ जो कुछ भी किया, उनकी पार्टियों को तोड़ा, उन्हें अलग किया, उनके चुनाव निशान तक छीन लिए, इन सब का असर दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों से को ये चीज़ बताई थी कि पूर्ण रूप से साथ देने का जो खेल उत्तर प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ या बाकी राज्यों में हुआ, वो खेल इंडिया गठबंधन पूरा करने में शायद बिहार में कुछ कमज़ोर साबित हुआ। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत की, बीमारी के बावजूद, कमर में चोट के बावजूद वो लंगड़ते रहे, बैठ नहीं पाते रहे। 200 से 225 रैलियाँ की उन्होंने, बिना जो आदमी चल नहीं पा रहा हो, बावजूद इसके वोट ट्रांसफ़र का जहाँ मामला आया, वो मामला पूरी तरह से बैठ नहीं पाया, जिसका नतीजा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। लेकिन अगर कूटनीति के हिसाब से चला जाए और चचा यानी कि तेजस्वी यादव के चचा जो हैं नीतीश कुमार, अगर फिर से अपनी सामाजिक विचारधारा को लेकर के फिर से पलटते हैं तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है तो एनडीए गठबंधन का सरकार बनाने का दावा जो अभी दिखाई दे रहा है वो भी कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। नेक टू नेक लड़ाई होगी और अभी परिणाम आने में काफ़ी कुछ समय है। शाम या देर शाम तक इसके कुछ नतीजे सामने आएंगे, तभी आप और हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना। आप हमारे साथ बने रहें, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और जो कुछ भी होगा उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।